हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर बताइएगा कि तो मुसलसल मामला जो है वो चल ही रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों अफगान हुकूमत टीटीपी खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम नहीं उठा रही? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आज कल सुबह एक मेजर मोहम्मद उवैस नारोवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो शहीद हो गए नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके ख़ानदान को जो है वो स्ट्रेंथ दे। और ये कॉन्टिन्यूटी है उन चीज़ों की और उस दहशतगर्दी के उन वाक़यात की जो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, इवन अब इफ़ यू गो टू बलूचिस्तान, गो टू बाजोड़, और आपको पता है पिछले हफ्ते जो है एक पोस्ट पे भी हमला हुआ था जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और 13 जख्मी थे। ये वही चीज, इसकी रेलेवेंस वही है जो आप अपने सवाल में फरमा रहे हैं कि ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो ख़वारिज अफगानिस्तान की हुकूमत जो मुसलमानों की हुकूमत कहती है हिंदुओं से ज्यादा तो वो भारत से ज्यादा ताल्लुकात है और मुसलमानों के ऊपर इस किस्म की जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, फाइनेंस भी कर रहे हैं, उनको जो है अपने मुल्क में रखा हुआ भी है। और वो हक्कानी नेटवर्क और बहादुर ने बारहा ये कहा है कि हमारे बड़े क्लोज ताल्लुकात है और हमको अफगानिस्तान ने रिफ्यूज दी हुई है। वो रिफ्यूज काबुल के अंदर भी है, वो नूरिस्तान में भी है, वो पाकिस्तान में भी है। अब ये जो चीजें, और अफगानिस्तान ने ये कमिट भी किया था कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन वो सरजमीन बारहा इस्तेमाल हो रही है। और उसकी एक दो वजूहत। एक वजह है कि अमेरिका ने जो असला छोड़ा था वो अब अफगानियों ने और अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये जो दहशतगर्द तंजीमों हैं इनके हवाले किया है। नेचुरली जब उनके हवाले या असला किया गया है तो वो ये समझते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ गई है और वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को और बाकी अवाम को जो है वो एंगेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उनको एक टैसिट सपोर्ट हासिल है। उस टैसिट सपोर्ट में, उस कोवर्ट सपोर्ट में अमेरिकन भी शामिल है, CIA भी शामिल है, और उस टैसिट सपोर्ट, कोवर्ट सपोर्ट में इंडिया की रॉ भी शामिल है। और अभी आपकी नजर से गुजरा होगा कि कोई 15-20 दिन पहले रॉ का एक बाकायदा एक वक्त है जिसका अजीत कुमार डेविल ने कमिट भी किया है, जो अफगानिस्तान का विजिट करने गया हुआ था और वहां उनकी बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हुई हैं जो रेसिप्रोकल बेसिस पे थी, क्योंकि इससे पहले तालिबान का एक जो इंटेलिजेंस एसेट्स का था वो अफगानिस्तान भारत का दौरा कर रहा था। अब साफ जाहिर है भारत वहां कोई माइंस तो एक्सप्लोर कर नहीं रहा है। वहां पे अगर कोई एक्सप्लोरेशन हो रही है तो वो तो चाइना कर रहा है, जो अम्मू रिवर में $400 बिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है तेल की एक्सप्लोरेशन के लिए, और $10 बिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है वो लिथियम के लिए। वहां पे भारत जितनी चीजें इन्वेस्ट कर रहा है वो बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हो रही है और इनकी जो है वो थ्रू अफगान गवर्नमेंट वो फाइनेंसिंग हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं जो इससे पहले भी खवारिज के और TTP के मेंबर रहे हैं, जिसमें उनके जितने लीडर हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम जो है उनके जितने दहशतगर्दों ग्रुप के जो वो है हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और बहुत सारे दूसरे इलाकों से, और एक पंजाबी तालिबान की टर्मिनोलॉजी भी आई थी। तो ये हमारे यहाँ जो और जो उनके जितने इस किस्म के सेफ हाउसेज हैं वो पाकिस्तान के अंदर उनके सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं वो मौजूद है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है वो इलीगली अफगान जो पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जिसको पाकिस्तान ने एक दफा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अमेरिका से 3 वफ्द आ गए, UN का जो UNHCR जो था, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी, अपनी पुश पे खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं जी इनको आप ना निकालें। अमेरिका ने कहा जी इनको ना निकालें, हम लेके जाएंगे। कहाँ है वो अमेरिका, कहाँ गए वो जो इलीगल अफगान जितने पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनकी मेजॉरिटी इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, इन फाइनेंसिंग एंड लॉजिंग एंड बोल्डिंग दीज टेररिस्ट इन पाकिस्तान। अब जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है और इसके लिंकेज जो हैं वो जाके बनते हैं अफगानिस्तान की पर, और उसमें 2 चीजें बड़ी प्रोमिनेंट है, एक है पाक्तिका का प्रोविंस और एक है नूरिस्तान का प्रोविंस। और उसके आप लिंकेज देखते पाकिस्तान की सरहद के साथ और पाकिस्तान के नॉर्दर्न अपना साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजोड़ के साथ, तो वहां से उनके लिए एक तरीकाकार से
जो है इस तमाम चीज़ों को फाइनेंस करने में आसानी हुई, क्योंकि अब अमेरिका जो आपके हमारे ऊपर मिसाइल एक्सप्लोरेशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे जो पाबंदी लगाई है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने में 1 महीना रह गया, उसका क्या मतलब है कि वो दे आर नॉट दे वांट टू कीप पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन ये भी बताइएगा सर, ये जो मामला चल रहे हैं, तो आगे क्या मुस्तकबिल करीब में हम ये देखते हैं कि जिस जबान में दिल्ली से बात की जाती है, मुस्तकबिल करीब में उसी जबान से जो है वो काबुल से बात की जाएगी? देखिए, हमने काबुल के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो मौजूद है, किताबों में मौजूद है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में मौजूद है, दुनिया की हिस्टोरियंस के पास भी मौजूद है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को लुटा दिया है अफगान महाजरीन के लिए। यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया अफगान महाजरीन के साथ, यहाँ पे गन कल्चर आया अफगान महाजरीन के साथ, यहाँ डकैतियां आई अफगान महाजरीन जब यहाँ पे आए, यहाँ हथौड़ा ग्रुप आया जब अफगान महाजरीन यहाँ पे आए थे। हमने तो लुटा दिया पाकिस्तान ने, लेकिन उसके रिटर्न में सिर्फ गालियों के अलावा अफगानिस्तान के लोगों की और अफगानिस्तान की हुकूमत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब पीछे क्या रह गया है? अगर इतनी 100 लोग आपके शहीद होते हैं पेशावर में और आप जितने लिंकेजेस क्रिएट करते हैं, उन तमाम का ताल्लुक किसी जमाने में इसके अंदर बहुत सारे जो थे वो इन्वॉल्व थे, जो लोग उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उज़्बेक थे। जब पेशावर में बड़ा बेर बेस पे हमला हुआ था या फैसल बेस पे हमला हुआ था कराची में, उसमें जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से था, वो IMU के मेंबर थे। अब इसके बाद जितने दहशतगर्दी के बाद उसमें ज्यादातर अफगान दहशतगर्द हैं जो सुसाइड बॉम्बर भी हैं, और सुसाइड बॉम्बर बनाने की फैक्ट्री जो है वो पाकती का प्रॉमिस में भी लगी हुई है। और आपको पता है दासू में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो चली कहाँ से थी? वो पाकती का नूरिस्तान से, वहां वो फ्यूल हुई थी, चमन से दाखिल हुई थी और दासू पहुंच गई। अब कौन सा लिमिट रह गई है कि हम तालिबान से जो है वो सही प्रोएक्टिव लैंग्वेज में बात ना करें? अब इसके 2 थीसिस है। एक थीसिस ये है कि जी अगर हम बात नहीं करते तो अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएगी, तो फिर तो ठीक है जी, आप दोस्ती के माहौल में रह के बात करें। लेकिन अगर वो बाज नहीं आएंगे और वो उसी रविश पे चलते रहेंगे जिस रविश पे वो 1 साल से चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान के दहशतगर्दी को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, ताल्लुक है वहां से, और थीसिस और वो लॉजिक क्या पेश करते हैं कि जी बहुत सारे इलाकों पे हमारा कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए हम दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते। तो अगर उनका कंट्रोल नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पे तो एक लॉजिक क्रिएट हो गया है, और वो लॉजिक अमेरिका ने बहुत बड़ी पावर ने क्रिएट किया है कि जब आपके मुल्क के खिलाफ कोई ऑपरेशन करे या आपके मुल्क के खिलाफ कोई दहशतगर्दी किसी और मुल्क से हो, तो आप जाके या वहां मिसाइल मारे या एरियल पावर इस्तेमाल करें। ये तो अमेरिका ने एक दुनिया का रूल बना दिया है ना। तो अगर वो ये कहते हैं कि जी हमारा उन इलाकों में कंट्रोल नहीं है और हम उनको नहीं रोक सकते, फिर तो पाकिस्तान हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ ना, अपने ज्योग्राफिकल बॉर्डर को डिफेंड करना तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की लीडरशिप की बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर वो इस चीज से बाज नहीं आते, या तो वो उन लोगों को रोके, और ये नहीं हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के अंदर शहादतों का स्केल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम कब तक, आखिर ये भी तो लोगों के जहनों में सवाल उठता है ना कि कब तक इन चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे।